Hello students, how are you? Yesterday I have completed trigonometric identities. So definitely today we will discuss about MCQs. Okay? MCQs, this is very important for first term examination of your board examination. Okay? तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका फर्स्ट टर्म में सिर्फ MCQs आने वाले हैं, तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग क्या किए हैं, MCQs का सेशन अगर आप लोग बोलोगे तो एक नहीं दो नहीं जितने सेशन करने के लिए कहोगे उतना हो सकता है। इसमें आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो MCQs आसानी से हो जाता है, अदरवाइज आपको हर एक जगह आपको दिक्कत आएगी। तो विदाउट लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी है इससे पहले आप जो भी पढ़े हो, ठीक है, उसमें सब इंक्लूड है। कुछ इसमें आज कुछ अलग तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ जो आपको मतलब एप्लीकेशन में आपको ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। द फायर ब्रिज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच, देखो ये यहाँ पे स्टोरी के तरह दिया हुआ है, स्टोरी को आपको समझना है। मेन जो इसका थीम है उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टोरी तो देगा ही, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टोरी बनाएगा इसमें, लेकिन स्टोरी को हमें क्या करना है, स्टोरी भी समझना है तभी तो क्वेश्चन समझोगे। तो स्टोरी को ना ध्यान देते हुए हमें जो मेन थीम है उस पर ध्यान देना है, जो मेन हमारा पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। फायर ब्रिज है यहाँ पे, तो फायर ब्रिज डेफिनेटली कैसे वर्क करता है आपको पता है। कहीं पे जाकर के किसी बिल्डिंग के ये पे वो क्या करता है, अपना लेडर लगा देता है और उस पर से वो पानी जो भी होता है वाटर वहाँ से ये करता है, थ्रो करता है। तो यही है, यहाँ पे एक ट्रक पे ये सेट किया हुआ है, क्लियर है। और इस पे आपको सपोज करो, मैं यहाँ पे फिगर से आपको समझा रहा हूँ। देखो ये ट्रक है, क्लियर है, ये ट्रक है, इस पे ये लेडर है। तो लेडर मान लो कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपका बना हुआ है, ये बिल्डिंग पे ये लेडर जा करके, ये लेडर जा करके आपको इस पे ऐसे टिक जाता है। तो अब यहाँ पे गिवन है आपको, देखो मैक्सिमम लेंथ द लेडर एक्सटेंड इज 40 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सटेंशन कितना हो सकता है, 40 मीटर। तो अब बिल्डिंग का जो 40 मीटर इसका ये दे दिया एक्सटेंशन, क्लियर है। तो यहाँ पे जब लेडर, तो लेडर का लेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम 40 मीटर, क्लियर है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो ये जो इंक्लिनेशन है आपका यहाँ पे जो एंगल है, क्लियर है, ये 45 डिग्री हो रहा है। और एज्यूम द लेटर इज माउंटेड ए टॉप ए 3 मीटर हाई ट्रक। इस ट्रक की हाइट कितनी है, 3 मीटर है, क्लियर है। और अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, हाउ हाई अप द साइड ऑफ बिल्डिंग डज द लेडर रिच, कितना बिल्डिंग के हाइट में ये लेडर पहुँच सकता है। तो सबसे पहले यहाँ दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि एक तो ये ट्रक के ऊपर है और दूसरा है कि ये आपका क्या है, ये लेडर का किस ये में है, ये मतलब तिरछा स्लैंट हाइट है, सीधी हाइट नहीं है। इट मीन्स ये क्या रोल प्ले करेगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस का रोल प्ले करेगा। ये पहले क्वेश्चन समझना है, ठीक है। बाकी आसान है, ये चीज़ समझ लिए तो बाकी आप ये आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसी को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्लियर है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिक एप्लीकेशन का ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये तो हमें 3 ऑलरेडी गिवन है, तो ये आप जैसे ही फाइंड करोगे तो टोटल कहाँ तक ये रीच करेगा ये निकल जाएगा, क्लियर है ना। ये 3 हाइट दिया हुआ है, ट्रक की हाइट दी तो जमीन से ही ना हाइट है ये, और ये क्या है, ये टोटल लेडर यानी यहाँ से यहाँ तक, चूंकि 40 मीटर मैक्सिमम इसका लेंथ है, तो मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक जा सकता है। और एंगल भी दे दिया है कि एंगल आप बढ़ा घटा नहीं सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप ऊपर करोगे नीचे करोगे तो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। यहाँ जब एंगल तो फिक्स हो गया कि उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो अब यहाँ पे आपको एक
इसका नाम भी दे सकते हो आप। ये जैसे ही आप करोगे तो यहां पे देखो आपको ये निकालना है, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है 45 डिग्री है। तो यहाँ पे रेफरेंस ऑफ एंगल क्या हुआ 45 डिग्री। तो रेफरेंस एंगल ये हुआ, तो ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। तो आपको एक गिवन एक फाइंड करना है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के, या तो साइन लगाओगे या कॉसेक लगाओगे, यही होगा ना। तो साइन सीधा है, फर्स्ट ये है तो इसी के लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे इसे आप लोग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हियर, अब ये साइन, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ तो आपको ट्रिक आजमाना है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग कर सकते हो। साइन 45 क्यों यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इसमें क्या इंक्लूड है, ये दोनों से ये रिलेट हो रहा है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख सकते हो आप AB बाई AC, क्लियर है। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1√2, AB का क्या है 40 और इसका AC का वैल्यू क्या है, सॉरी हाँ AC का वैल्यू 40 है ना। AC का वैल्यू आपको AB कितना दिया हुआ है H दिया हुआ है और AC की वैल्यू 40 है। तो अब यहाँ पे आप कैसे करोगे इसको, H इक्वल टू क्या होगा 40/√2 लिख सकते हो H की वैल्यू। तो ये रेशनलाइज किया जाता है, 9 क्लास में आप लोग पढ़े हो कि इसको कभी डिनोमिनेटर को इरेशनल में नहीं हम लोग छोड़ सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर लिया जाता है। हालांकि आपका ये में इरेशनल में दिया हुआ है एक वैल्यू टेबल में 1/√2, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 2√2 बाई क्या होता है ना, उसको जब हम ये करते हैं 1/√2 होता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से तो हमारा ऑप्शन है नहीं, तो इससे तो काम बनेगा नहीं, तो इसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। (40√2/2) तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20√2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 में भी होती है ना। तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे ले लेता हूँ मैं, फिर इसको यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 20√2 20 इंटू 1.414, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 28.28 मीटर। ये आपका इस चीज़ की वैल्यू आ गई, इस चीज़ का हाइट आ गया 28.28। अब यहाँ पे 28.28 तो कुछ है नहीं और वो अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, तो ज़मीन से ये भी तो उसमें इंक्लूड होगा ना, तभी तो बिल्डिंग का हाइट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्लियर है। नाउ द हाइट ऑफ बिल्डिंग where ladder can be reached equal to 28.28 plus 3, क्लियर है। तो 31.28 में भी यही देना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन आपका होगा। तो ये हाइट के हिसाब से हो गया, ये आपका टोटल ट्रक पर से जो हाइट है वो निकल गया और ट्रक की हाइट निकल गई। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रक। इट मीन्स अब इसका लेंथ पूछ रहा है, इसका लेंथ क्या होगा। तो इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ये साइन का हमने यूज किया, बेस से रिलेट करोगे सेम चीज़ को, यहाँ पी से रिलेट किए हैं, और यहाँ पे क्या करोगे आप 2-3 चीज़ इसमें यूज कर सकते हो, बिकॉज आपके पास 2 ऑलरेडी मिल गया है। तो इसमें जाएंगे तो हमारा क्या होगा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट क्यों होगा, बिकॉज ये डेसिमल फॉर्म में है, और यहाँ से क्या होगा आप सीधा कर सकते हो, क्लियर है। तो अब इससे जब निकालोगे तो आपका क्या होगा 45 डिग्री है, ये भी 45 है, एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो ना, ये 45 है ये 40 है, तो दोनों का क्या होगा इक्वल होगा।
तो ये जितना हाइट आया था उतना ही ये हो जाएगा, इससे भी हो सकता है। तो हाइट हमारा क्या आया था 28.28, तो वही हो जाएगा, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, तो ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो इससे भी कर सकते हो, बहुत सारे ट्रिक हैं, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा ना। 45 एक निकला तो दूसरा निकल जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन ये गिवन है, इसलिए मैं इस पर आपको ये करना हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कंसीडर द लाइन डायग्राम ऑफ ट्रस सोन बिलो एंड फाइंड द फॉलोइंग लेंथ। यहाँ पे आपको ब्रिज दिया हुआ है, उस ब्रिज का मतलब इस शेप में होता है, यहाँ पे आपको फिगर दे दिया है कि इसी का ये है, क्लियर है। और इसमें आपको सेम जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके का है। तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री ये दे दिया है, ये एंगल, ये बी दिया हुआ है, ये ए दिया है, ये 10 है। तो यहाँ ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप आसानी से, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें देखो आप बी का भी फाइंड कर सकते हो, डी का भी, तो इसमें अलग अलग 3 क्वेश्चन इसमें क्रिएट हो सकते हैं ना। मैंने 2 आपको सेलेक्ट किया है, एक आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है और बी का। जैसे ही ए का वैल्यू फाइंड होगा बी भी आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ये 10 गिवन है और ये, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, कॉस का, बिकॉज ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है, कॉस में या सेक में होता है, तो कॉस का यूज करेंगे। तो कॉस का यूज होगा तो क्या होगा, 10/a इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, उस पर निकाल सकते हो। तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसका वैल्यू 10/a इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, 10/a इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ऑप्शन है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ बी, तो आपका ये आ गया लेंथ, तो इससे निकाल सकते हो। यहाँ पे tan थीटा का यूज कर सकते हो, क्लियर है, tan का यूज, या इससे भी रिलेट कर सकते हो। तो ये 60 है, ये 30 से भी रिलेट कर सकते हो। यू हैव लॉट्स ऑफ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे MCQ में क्या होता है, आपको तरह तरह का यहाँ पे फॉर्मूला आजमा सकते हो आप, जिससे इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपका और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि टोटल कंसेप्चुअल बेस रहता है इसमें क्वेश्चन, क्लियर है ना। इसमें ये नहीं, अब यहाँ पे डी का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो क्या करोगे, ये आपका फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। ये जितना होगा, यहाँ पे 10 है, तो अब देखो ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सब इक्वल है। तो ये सी दिया हुआ है ना, सी का मतलब क्या है, ये भी इक्वल है, क्लियर है ना। तो इससे आप निकाल सकते हो डी की वैल्यू, निकल सकता है ना। तो इसमें किसी को कोई डाउट, ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू बी का, इसका और इसका रिलेशन कर दोगे, क्लियर है। मतलब आपके ऊपर है, जो आप चॉइस करो तो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये बी नंबर, बी डी है, डी कैसे होगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे बाबू आपका क्या है, tan 60 का यूज कर सकते हो। tan 60 में b/10 होगा। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू b/10। तो b की वैल्यू क्या होगी 10 इंटू √3, तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 17.32 मीटर दिया हुआ है। कैसे है, समझ में आ गया ना। छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर द वैल्यू ऑफ cos phi इज, cos phi का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, इसमें ये गिवन है, इसका सब वैल्यू दिया है और ये पूछ रहा है कि cos phi क्या होगा। तो cos phi का मतलब है कि cos यहाँ पे जो एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग वो बनेगा। तो cos phi यानी बेस बाई क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। इट मीन्स इसका और इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी तो होगा। तो यहाँ डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता है। अभिनव, यू कैन यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर दो सिर्फ।
पे टोटल 180 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे टोटल 180 होता है, तो फिर 180 कैसे होता है बाबू बता दो। लीनियर पेयर से टोटल 180 होता है, तो थीटा इक्वल तो 90 डिग्री माइनस 5 लिख देंगे, उसके बाद से थीटा के वैल्यू से इसको रिलेट कर देंगे तो आ जाएगा। थीटा के वैल्यू से रिलेट करोगे। यस इट मीन्स ये 90 है, ये थीटा है और ये फाई है। यस। तो ये 90 है, तो इसका वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे फाई का, ये बताओ। यहाँ पे करके देखो, नहीं होता है तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा। बाई एंगल लीनियर पेयर से हो जाएगा प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल 180 होता है। वेरी गुड। डोंट टेक। हाँ लिखो आराम। कोई बात नहीं लिखो। ओके। थीटा इक्वल टू 180 माइनस 9, यहाँ पे 5 होगा। हाँ बैठ जाओ। 90 हो जाएगा। क्लियर है। फिर थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 हो गई। यहाँ पे 180 में से 90 जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, इधर से इधर आएगा, तो फिर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 5 हो जाएगा। फिर साइन 90 डिग्री 5 का कॉस होता है, तो साइन थीटा। चलो वेरी गुड, मैं समझ गया। आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, दो बाबू। नहीं सही कॉन्सेप्ट सही बता रहा है, डोंट वरी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है, ये तीनों का सम क्या होगा 180। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, किसमें भी डाउट है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ये थीटा ये 90 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा क्या, होगा। ये थीटा है तो ये कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 5 प्लस 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ 180। तो 5 की वैल्यू कितनी हो रही है 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। सॉरी ये 5 है ना, थीटा का आदत हो गया है इसीलिए ये हो रहा है 5। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू निकलेगा वही ये निकलेगा, यही होगा ना, बिकॉज 5 आपको क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू जो निकालोगे तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ साइन लेते हैं, हमें क्या निकालना है कॉस की वैल्यू निकालना है। तो जैसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़े हो कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है कॉस हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कॉस फाइंड करना है, तो कॉस के सेंस में उसको लाना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों तरफ आप ऐसे करते हो, यहाँ पे 5 है, कॉस के सेंस में लाना है ना, तो कॉस से करोगे ना, क्या होगा कॉस 5, कॉस के सेंस में लाना है। ओके ओके, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसका टेंशन नहीं लेना है। ये जो थीटा है तो फाई का वैल्यू 90 माइनस थीटा हो गया,
तो आप जब साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस होगा ना। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, यहाँ पे जैसे ही साइन, तो साइन, इसका साइन क्या होगा, इसका थीटे का जो, इसका जब 90 माइनस थीटा निकालोगे तो आपका 90, ये कॉस का निकाल देना, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ना। ये कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई, निकल सकता है 90 माइनस, जो इसका होगा वही इसका होगा ना, 90 माइनस थीटा हो रहा है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कॉस फाई पूछ रहा है, तो कॉस फाई इक्वल टू, अगर कॉस यहाँ पे सीधा निकालते हो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो कॉस फाई इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस फाई में अब यहाँ पे साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा में आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, होता है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वही आपका कॉस फाई का आएगा। तो साइन थीटा का यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और इसका वैल्यू क्या आ रहा था अभी, बेस बाई। तो हमें कॉस फाई की जरूरत है, तो साइन थीटा का निकाल दोगे तो हो जाएगा। क्लियर है, तो साइन थीटा का यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखो ए बी बाई ए सी। क्लियर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4/5। अब हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इसे करना है, यहाँ पे मेन आपको समझना है कि ये क्या करना है, ठीक है। बाकी तो आप मतलब इसको फॉर्मूला यूज नहीं भी करोगे तो बन जाएगा, बिकॉज ये और ये बराबर है, तो इससे रिलेट कर देना है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया सबको कि नहीं आया, क्लियर है, ये और ये इक्वल है, इट मीन्स इसका ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसका ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, 90 माइनस थीटा हो रहा है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर आप लोग मतलब ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AOB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, द वैल्यू ऑफ tan A एंड tan B विल बी। यहाँ पे गिवन है, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको tan A इंटू tan B का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आप लोग सर्कल में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी सेमी सर्कल के अंदर जब भी कोई एंगल बनता है यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है, और यहाँ आपको गिवन भी है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अब tan A की वैल्यू क्या होगी, tan A, तो इट मीन्स ये आपका tan A जब होगा तो ये रेफरेंस एंगल हो जाएगा। क्लियर है, रेफरेंस एंगल होगा तो ये आपका क्या, tan A के हिसाब से ये क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है, तो tan A यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan A की वैल्यू क्या होगी, BC बाई AC, tan A की वैल्यू, और tan B की वैल्यू क्या होगी, tan B की वैल्यू यहाँ पे tan B है तो ये होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC बाई BC। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो tan A इंटू tan B इक्वल टू BC बाई AC इंटू AC बाई BC। यहाँ इसका वैल्यू पुट भी करोगे या ना करोगे, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1 हो जाएगा। हम वैल्यू भी पुट करते हैं तो वही आएगा ना। यहाँ पे क्या होगा, BC की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू 1 हो जाएगा, यही दिया है ना, ये आंसर होगा। ठीक है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन देंगे, आप सिंपल में मत समझना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव माइंड कर लो, इस तरह क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्लियर है ना। अब असर्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पिक करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। असर्शन यानी ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट दे दिया उसको असर्शन बोलते हैं। क्लियर है। और रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब उसका ही एक्सप्लेनेशन होता है, रीजन दिया होता है। तो ये दो चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि असर्शन कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। क्लियर है। और रीजन
रीजन भी ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है, ये भी क्लियर है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट कोई आपको दे देगा, कोई फॉर्मूला दे देगा, कुछ भी दे देगा, और आपको वहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है। इस चीज़ को मैं अभी समझाऊंगा आपको। यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको रहेंगे। पहला ऑप्शन है ए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर। यहाँ आर से और ए से इसको डिनोट किया जा सकता है यहाँ, इसीलिए इसको ए से असर्शन को और आर से रीजन को। करेक्ट स्टेटमेंट, इट मीन्स अगर यहाँ पे कोई 2 आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो ये दोनों करेक्ट है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब ये दोनों स्टेटमेंट पहले सही है, ये ए नंबर में बोल रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है, यानी ये भी और ये भी अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन इसके लिए ये है सो सही एक्सप्लेनेशन है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, यानी ये जो बोल रहा है इसके लिए सही बोल रहा है। अपने अपने जगह पे दोनों सही है, लेकिन इसके लिए ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये समझना है। क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं कि नहीं। तो ए का क्या है कि दोनों सही है, दोनों ट्रू है, और इसके लिए ये, यानी इस चीज का रीजन ये सही है, तो ए नंबर ये हो गया। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, और इसका जो ये रीजन है सही है। बस इसका जो भी स्टेटमेंट दिया हो उसका ये रीजन दिया हुआ है, ये ए नंबर में है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सेकंड की बारी आती है। सेकंड में आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी दोनों करेक्ट है, लेकिन बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट स्टेट एक्सप्लेनेशन इन द असर्शन। उसमें क्या था कि वो रीजन सही है, लेकिन इसमें दे रहा है कि दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। यानी उस स्टेटमेंट के लिए ये जो रीजन गिवन है वो गलत है। तो 2 ऑप्शन आपको हो गया। थर्ड ऑप्शन है असर्शन ए इज करेक्ट, रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी कि ये क्या है? असर्शन ए सही है, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। तो अब आपको वहां डिसाइड करना है कि क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें से ऑप्शन आपको चुनना है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक आपको सही, इससे प्रीवियस वाले में दोनों सही थे, और एक क्या था? रीजन सही था, और एक में रीजन गलत था, और यहाँ ये सही है, रीजन ही गलत है। क्लियर है? 4 नंबर, असर्शन ए इज रॉन्ग बट रीजन आर इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें असर्शन रॉन्ग है और ये रीजन क्या है? सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये क्या है? स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्लियर है ना? ई में क्या है? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों फॉल्स हैं, यानी ये कहीं पे भी, ये किसी लॉ के अनुसार ये कहीं पे भी सेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको 2 दे सकता है। जैसे मैं यहाँ पे चूज किया हूँ, इस पर आपका क्लियर हो जाएगा, जिसका क्लियर नहीं हो। वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखो, इसको पहले हम चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन 0 और कॉस इसका ऑलवेज ग्रेटर देन, तो यहाँ तो 1 आ गया ना। ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? तो ऑलवेज तो नहीं हो रहा है ना, ऑलवेज हो रहा है, इक्वल हो रहा है। भले हम एक किसी को चेक करेंगे कि कोई जब ऑलवेज बोल रहा है तो कभी भी हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, और कॉस 0 डिग्री की 1। तो दोनों को ऐड किया तो क्या वैल्यू आया? 1। तो यहाँ करे ऑलवेज होता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो गया। तो अब आपको ऑप्शन चुनना है कि रॉन्ग वाला किस में था। पहला आप चूज कर लिए, कॉस ए इंक्रीज एज ए इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90। यानी जैसे जैसे आपका यहाँ पे मान लो कि थीटा आप लिख सकते थे, ए में आपको कन्फ्यूजन होगा। कॉस थीटा और यहाँ पे थीटा लिख दो। कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। यानी थीटा 0 से 90 इंक्रीज होता है, तो क्या होता है? उसका कॉस थीटा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है। ऐसा होता है क्या? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और लास्ट में क्या होता है? तो यानी कि यहाँ पे दोनों क्या हुआ? दोनों रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? इसमें देखो, अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि लास्ट वाला ई नंबर, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट। ये समझना है, कितना कंसेप्चुअल है ये। तो ये समझना है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सब में ये दे देगा। इसमें 10 क्वेश्चन दे देगा आपको, तो सब इसी
बिहाफ पे आप कर सकते हो। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन और है, असर्शन ए tan 30 डिग्री बाई cos 60 डिग्री हैज एन इनडिटर्मिनेट वैल्यू, यानी इसको इनडिटर्मिनेट वैल्यू, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, इसको किया जा सकता है। और ये cot 60 डिग्री इज 0। अब बोलो क्या ये होगा ना? तो यही समझना है। क्लियर है? और थर्ड वन, इसको कंक्लूड करता हूं मैं, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे इसको जैसे ही और ऐड करोगे आप, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, जैसे ही इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। इक्वल टू 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही है, अच्छा प्लस में है, सॉरी प्लस में है ना, तो स्टेटमेंट गलत हुआ, ये प्लस में है, ये हम लोगों का किस चीज में आ रहा है? इनटू में आ रहा है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका ये सही रीजन नहीं है, तो कौन सा होगा? अब देखो बी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो असर्शन ए इज कॉरेक्ट दे रहा है, तो ये तो रॉन्ग है, ये होगा असर्शन ए इज रॉन्ग बट रीजन आर इज कॉरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया ना? तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे, नाउ विल सी यू टुमारो अगेन। ओके।